लोगों ने आज FLP 1 और 2 अटेम्प्ट किया था। सर LMS पे अपलोड ही नहीं हुआ। LMS पे अपलोड नहीं हुआ FLPs? नो सर। नो सर। ये कैसे हो सकता है यार? नहीं सर, LMS पे नहीं थे, बस कैंपस में भी अवेलेबल सर। तो फिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बैठे उन्होंने तो FLP 1, आपको FLP 1 2 दोनों मिले, सिर्फ 1 मिला है। चलें फिर ऐसा है कि आप क्वेश्चंस को देखें, मैं FLP 1 आपको करवाता हूँ और आप अपनी कंप्लेन आप भी कर दें, मैं भी कर देता हूँ। तो कल से इंशाल्लाह FLPs आपको अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मैं आराम आराम से करवाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 2% and furthermore the uncertainty in the potential difference across the same resistor is 1%. The uncertainty in the power losses. तो बच्चों आप लोगों को अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको दो चीजों में अनसर्टेनिटी दी है, एक रेजिस्टेंस में और एक पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब वोल्टेज में। तो आपने अनसर्टेनिटी बताना है पावर के अंदर, पावर में। तो बेटे आपको पावर के 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये है, V²/R। चैप्टर 13 में आप पढ़ते हैं ना, V²/R। और पावर में अनसर्टेनिटी पूछा है, उसने पावर की वैल्यू नहीं पूछी, क्या पूछा है? अनसर्टेनिटी इन द पावर। तो वो कैसे करेंगे बताएं? आप लोगों ने रूल पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, जब भी आप दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? V² + R, दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। आपने अनसर्टेनिटी का रूल पढ़ा है, जब भी आप दो चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। अच्छा, अब आप देखें तो V² के ऊपर पावर फैक्टर रूल लगेगा। कभी भी अनसर्टेनिटी का स्केयर नहीं लेते, ये 2 इस V से पहले आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर रूल, ये भी आपको सिखाया गया था। +R परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहां से अब आप वैल्यू पुट करें, बताएं वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है? 1%। और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2%। तो बेटे 2 × 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4%। तो पावर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 4%। हाँ जी, FLP नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे, इनमें से 20 से 23 क्वेश्चन यूईटी के ओरिजिनल क्वेश्चन है, पास पेपर्स के, ठीक है? तो इनको आपने बड़े ध्यान से करना है, यूईटी में अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with an initial velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल हिट द ग्राउंड। बताएं जी, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2VI sin θ/g। तो बेटे सारा खेल ना फॉर्मूलाज का, फिजिक्स में हो गया। फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूलाज ग्रिप है, आप सवाल कर जाएंगे आराम से। अब उसने वेलोसिटी दी आपको 100 और एंगल कितना दिया? 45। बताएं sin 45 क्या होता है? sin 45 1/√2, ऐसी है ना? और g की वैल्यू कितनी है? 10। 0 0 से क्या हो गया? कैंसल। 20/√2, 20/√2 क्या आएगा आंसर बताएं? जब मैं 20 को डिवाइड करूंगा, √2 क्या होता है? 1.4। तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 14 के करीब करीब। आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। 14 सेकंड। 20/1.4 का आंसर 14 सेकंड आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको नजर आ रहा है। आपने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसने यूं बनाया हुआ, ऐसे यूं, ये v और ये t है। अगर आप देखें यहां पर टाइम क्या है? 5, यहां पर क्या है? 15, और यहां पर क्या है? 20, यहां पर 0, ठीक है? और अगर आप वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या है इधर? 20। अच्छा, अब बच्चों उसने आपसे पूछा क्या, बताएं? फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बताएं? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बच्चों पता है आपको फॉर्मूला? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बेटे टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बताएं?
टोटल डिस्टेंस कैसे पता लगेगा? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, याद है? एरिया अंडर स्पीड। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस बताएगा। अब ये वाली फिगर क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? मैथ्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कैसे निकालेंगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल। या तो यूं कर लें, इस ट्राइंगल का अलग निकाल लें, इस रेक्टेंगल का अलग निकाल लें, इस ट्राइंगल का अलग निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें। या तो यूं कर लें, या फिर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड ये है और एक साइड ये है। 0 से 20 और ये 5 से 15, मतलब 10 हो जाएगा। 5 से 15 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है बताएं? 20। तो यहां पे आ जाएगा 30/2 15। यहां पे आपके पास हो जाएगा 30, बल्कि 30 को 200 से कर लें, यहां पे आ जाएगा 600/2, 300 आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इज 300 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितना आया बताएं? 300 मीटर। 300। और टोटल टाइम कितना है बताएं? 20 सेकेंड। 0 0 से कैंसिल, 15 मीटर पर सेकेंड आंसर है। राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4। 2 satellites are to be launched into the surface of the earth. Satellite 1 has mass 10 kilogram and volume 1500 centimeter cube, while satellite 2 has mass 5 kilogram and volume 1000 centimeter cube. Assuming the required escape velocity of satellite 1 and 2 are v1 and v2, the relation between v1 and v2 is same. Why? v1 और v2 सेम क्यों होंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो, हाँ अगर आपको याद हो तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r। इन दोनों फॉर्मूलास के अंदर ये जो कैपिटल एम लिखा हुआ है ना, कैपिटल एम, ये मैस ऑफ सैटेलाइट नहीं है, ये मैस ऑफ प्लैनेट है। एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? प्लैनेट के मैस पे, प्लैनेट के मैस पे। तो उसने दिया हुआ है सैटेलाइट का मैस और सैटेलाइट का वॉल्यूम, उनके ऊपर तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करती। अगर उनके ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो यहां पर v1 v2 बराबर होंगे दोनों। क्वेश्चन 5। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is used to study interference of visible light. डेल्टा ऑप्शन। माइक्रोवेव्स, बेटे माइक्रोवेव नजर आती हैं आपको? मुझे तो नहीं आती, आप लोगों को भी नहीं आती होंगी। क्यों नहीं नजर आती बताएं? क्योंकि जो माइक्रोवेव है उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि हमारी आंख उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। हमारी आंख को अल्लाह ताला ने बनाया है सिर्फ विजिबल लाइट देखने के लिए, सिर्फ उन चीजों को देखने के लिए जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आएगा विजिबल लाइट। ओके, यंग्स देखें, साउंड वेव भी इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन यंग्स का एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिकली किसके लिए था? विजिबल लाइट के लिए। अभी ये मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया टॉपिक। द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज सेम एज दैट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हीलियम गैस इफ। आप जरा मुझे बताएं, अभी हमने 3-4 दिन पहले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ा था, कई बच्चे छुट्टियां करने लगे थे तो उनको शायद याद ना हो, 2/3 के अंडर रूट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है दो गैसेस का टेम्परेचर, उसने बोला है द टेम्परेचर ऑफ 2 गैसेस इज सेम। अगर उनकी क्या सेम होगी बताएं? 2/3 के तो कांस्टेंट है, अगर उनकी क्या सेम होगी बोले? अगर उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या लाइट पड़ रही है इधर, चलें बेटे, हाँ ओके बेटे, मैं इधर लिख लेता हूं, मैं इसको रेस करने लगा जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ जी, तो बेटे मैं आपको ये बता रहा था कि जो टेम्परेचर है वो सेम तब होगा जब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ठीक है, टेम्परेचर सेम तब होगा, उसने बोला कि दो गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर सेम है
तो अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है 2/3 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब टी सेम है, तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होंगी. सो हियर राइट ऑप्शन इज डेल्टा. द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 2 pi under root L by G. Measured value of L is 10 centimeter, known to be 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillation is observed to be 100 second, correct to be nearest second. The accuracy in the determination of G is. आप मुझे बताएं जरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? उसने आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछा है जी में. किसमें? जी में. तो सबसे पहले क्या करेंगे? जी को अलग करें. करें जरा जी को अलग. कैसे करेंगे? बोथ साइड पे स्केयर आ जाएगा. बोथ साइड का स्केयर लेंगे तो टी स्केयर आ गया. 2 पाई का स्केयर क्या आ गया? 4 पाई स्केयर इधर एल बाय जी आ जाएगा. ठीक हो गया. जी को इधर ले आए, टी स्केयर को इधर ले आए. जी किसके इक्वल आएगा? 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर. अब आपने जी में क्या निकालनी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी. 4 पाई स्केयर क्या है बताएं? कांस्टेंट है. कांस्टेंट चीज की अनसर्टेनिटी नहीं होती. और आप बताएंगे शाबाश, एल और टी क्या हो रहे हैं? बोलें. डिवाइड हो रहे हैं. अगर एल और टी डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज क्या करेंगे? ऐड करेंगे. शाबाश, ऐड हो जाएंगी. और ये टी स्केयर पे कौन सा रूल लगेगा? पावर फैक्टर रूल. ऐसी है ना. तो यहां पे आ जाएगा एल परसेंटेज प्लस 2t परसेंटेज. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या आपको एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है? नहीं. एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट. बताएं लेंथ में लीस्ट काउंट कितना है? उसने बोला है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. लेंथ की मेजर्ड वैल्यू है 1 सेंटीमीटर. और लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर. जब उसने बोला ना एक्यूरेसी अप टू, तो ये लीस्ट काउंट है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. बताएं इसका आंसर क्या आएगा? मिलीमीटर किसके? मिली का मतलब -3, सेंटी का मतलब -2, मल्टीप्लाई बाय 100. 10 सेंटीमीटर है. सॉरी, लीस्ट काउंट इज 10 सेंटीमीटर. ओके बेटे. लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट हमने उल्टा लिख दिया. ऊपर आएगा हमारे पास लीस्ट काउंट 10 सेंटीमीटर और मेजरमेंट कितनी है बेटे? 1 मिलीमीटर. -3. इसको मिटा देते हैं. लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, अब बच्चों बताओ क्या कर रहे हैं? शाबाश. सेंटी का मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ओए होए बेटे, जरा देखें. हमारे पास ना है लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. मैं लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं. उसने बोला है मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. मतलब मेजर्ड वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. सेंटी की जगह -2 आ जाएगा. एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर. और लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर. मिली की जगह -3 आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100. आप बताएं शाबाश. ये देखें 10⁻1 और -2 क्या आएगा इसका आंसर? 10⁻1. 10⁻1 आया ना. अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब -3 100 के साथ होगा फिर क्या आएगा? 10⁻1. क्योंकि ये -3 में जब +2 होंगे, +2, तो ऊपर भी 10⁻1 आ जाएगा, नीचे भी 10⁻1, ऊपर भी 10⁻1. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1%. 1%. अब बिल्कुल ऐसे ही टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकालें, तभी वैल्यूज पुट करेंगे ना. टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे बताएं? अगर आपको याद हो तो आपको ये फॉर्मूला बताया था टाइम की अनसर्टेनिटी का. टाइम पीरियड ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन. किसी को याद है ये फॉर्मूला? टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर. अच्छा, अब जरा मुझे बताएं देखकर. उसने बोला है 100 ऑसिलेशंस. एन की वैल्यू क्या है? 100. इस एन की जगह आपने क्या लिख देना है? 100 प्लस माइनस 100. ओके. टाइम किसके इक्वल है बताएं? इज ऑब्जर्व टू बी 100 सेकेंड. टाइम 100 सेकेंड है
और उसने जो लास्ट लाइन में लिखा है करेक्ट टू नियरेस्ट सेकंड, नियरेस्ट सेकंड, तो नियरेस्ट सेकंड का मतलब है कि जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड। ओके, 100 से क्या हो गया, कैंसल, तो बेटे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0.01। अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर भी 1% ही आएगा। देखें, पहले मैंने इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड ओवर एन, लीस्ट काउंट ओवर एन से टाइम पीरियड निकाला, फिर उसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकाली, प्लस माइनस के बाद जो लिखा है वो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आया 1%। अब दोनों वैल्यूज पुट कर दें, एल की भी अनसर्टेनिटी 1% आई, टाइम की भी 1% आई, तो 1% प्लस 2t की वैल्यू 1%, आंसर 3%। यकीन माने जब मैंने ये सवाल 2018 में देखा था ना, तो मैं खुद शॉक्ड था कि इतना लंबा सवाल जिसको मुझे करने में 5 मिनट लगे हैं, बच्चे ने 1 मिनट में कैसे किया होगा। तो यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यूईटी पिछले 2 सालों से बच्चों के ऊपर जितना जुल्म कर रही है, वो बहुत मुश्किल टेस्ट बना रहे हैं, तो आपको मुश्किल तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को इस लिहाज से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक रिड्यूस द सिस्टमैटिक एरर। बताएं जी, सिस्टमैटिक एरर कब आएगा, जब सिस्टम खराब होगा, और सिस्टम जीरो एरर सिस्टम का एरर है, तो यहां पर राइट ऑप्शन की तरफ में आऊंगा, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टिंग एन एमिटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट 9.8। ये देखें बेटे, मेरे पास बॉल है, एक बोर्ड मारकर इसको छोड़ूंगा नीचे, किस एक्सेलरेशन से जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट। मैं आप में से किसी को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, वो भी 9.8 से जाएगा। 9.8 इज अ कांस्टेंट जो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो 9.8 की वैल्यू वो कहां से निकलती है, GM ओवर आर स्क्वायर। इसमें कहीं बॉडी का मास आ रहा है, ये M मास ऑफ प्लैनेट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, R रेडियस ऑफ प्लैनेट है। इस G की वैल्यू को आप या मैं चेंज नहीं कर सकते। आप प्लैनेट छोटा तो नहीं कर सकते ना, या आप में से किसी में इतनी एबिलिटी है कि आप हमारा प्लैनेट छोटा कर दें, नहीं। सो G की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बताएं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं जिस चीज मर्जी को फेंकूं, भला मैं ऐसे फेंकूं, भला मैं छोड़ूं, उन सब की एक्सेलरेशन क्या होगी 9.8। भला मैं एक मोटे बंदे को 5वें फ्लोर से नीचे फेंकूं, भला मैं एक स्मार्ट बंदे को नीचे फेंकूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है बेटे बात। सो इफ यू इंस्टेड थ्रो इट, देन अगेन एक्सेलरेशन इज 9.8। Question number 10. A 1000 kilogram truck carrying a load of 500 kilogram travel on a mountain for 5 minutes at constant speed. Its power output is 2500 watt. Then it will achieve a vertical height of. बेटे जरा देखें, a 1000 kilogram truck carrying a load of. ट्रक ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर कौन जा रहा है, लोड। तो पावर का फॉर्मूला बताएं क्या होता है, पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। जब भी आप किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mgh में। लिफ्ट करते हैं, जब आप बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपने फाइंड क्या करना है, h वर्टिकल हाइट कितनी है, डेल्टा टी इधर ले आए, पावर इंटू डेल्टा टी ओवर mg, और हाइट इधर आ जाएगी। अब पावर किसके इक्वल है बेटे, पावर सॉरी पावर कह रहा हूं, हाँ जी पावर गिवन है 2500 वॉट। टाइम कितना गिवन है बताएं, 5 मिनट्स, 5 इंटू 60, मिनट को सेकंड में भी तो करना है ना, 5 मिनट। फिर क्या कहता है आपसे, 1000 किलोग्राम ट्रक कैरिंग अ लोड ऑफ। तो बताएं यहां पे 1000 लिखना है या 500 लिखना है, 500। जो लोड ऊपर जा रहा है उसका मैस, देखे ना, मेरा मैस 80 किलोग्राम है, मैं 5 किलोग्राम की बॉल ऊपर लेके जा रहा हूं, तो जिसको लिफ्ट कर रहा हूं मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा हूं, खुद ऊपर नहीं जा रहा मैं।
तो यहां पर जिस बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं उसका मास आएगा, दैट इज 500, और जी की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10। अच्छा जी, कैंसिल करें, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 0 2 2 ये जीरो सारे खत्म हो गए। 25 इंटू 5, ये वाला 5 से कैंसिल कर दें। 25 इंटू 6 क्या आएगा, आई थिंक 5 mg, 150 आना चाहिए ना। उसने आंसर क्या लिखा हुआ है, 50 मीटर। 50 मीटर तो नहीं आएगा आंसर। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखिए, हम कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर रहे ना। 2500 टाइम कितना है, 5 इंटू 60, ये भी ठीक है। मैस 500 किलोग्राम है, जी 10 है, सर 1000 0 किलोग्राम मैस, 1000 किलोग्राम। नहीं यार, 1000 किलोग्राम मैस नहीं लिखना आपने, 1000 किलोग्राम ट्रक कैरीज अ लोड ऑफ, जो लोड ऊपर जा रहा है आपने उसके रिस्पेक्ट से बात करनी है। ट्रेवल ऑन अ माउंटेन फॉर 15 मिनट्स। हमारी कैलकुलेशन तो सही है। हाँ, इधर आंसर ना बीटा में 150 आना चाहिए, तब आपका राइट आंसर होगा 150। इसको ठीक कर लें आप। A solar panel deliver 1000 watt for 1 minute. How much does it deliver during this period? Power given है, deliver 1000 watt for 1 minute. Power और time given है, एनर्जी निकालनी। ये देखें, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है बच्चों, इसमें ये वर्क की एनर्जी है, तो वर्क किसके इक्वल होगा, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। पावर कितना गिवन है बताएं, 1000 वॉट, और टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। तो यहां पे आ जाएगा 6000 जूल, 6 किलो जूल, किलो में 6 किलो जूल आ जाएगा। पावर और टाइम गिवन है, डब्ल्यू पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। राइट ऑप्शन इज बीटा। An electric fan attain its maximum angular velocity of 5 revolution per minute after 15 revolutions. Okay. Assuming constant acceleration, how much time will the fan take to attain its maximum angular speed? बेटे आपको पता है, मैं इसको रेस कर दूं, क्या हुआ है, हाँ जी बेटे, उसने आपसे ये कहा है, उसका आपसे क्वेश्चन ये है कि एक पंखे ने 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड अटेन की है 15 चक्कर निकालकर, कितना टाइम लगा होगा उसको। तो बेटे आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, पढ़ा है। टाइम किसके इक्वल होगा, डेल्टा थीटा ओवर ओमेगा। अब बताएं उसने कितनी रेवोल्यूशन निकाली हैं, 5, सॉरी उसने बोला है कितनी रेवोल्यूशन है, 15 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को रेडियन में करने की जरूरत नहीं है, ओमेगा भी रेवोल्यूशन में है, और एंगुलर स्पीड कितनी हुई है उसकी, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन यहां पर एक मसला है, यहां पर ये जो ओमेगा है ना, ये एवरेज है, एवरेज। पहले पंखा कहां पर था, रेस्ट पे था, फिर उसने कितनी एंगुलर स्पीड अटेन की, बोले 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो एवरेज किसके इक्वल होगा बताएं, 0 + 5/2। इस क्वेश्चन में ये ट्रिक था, समझ आ रही बात। स्टार्ट 0 से हुआ, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड की, तो नीचे एवरेज आएगा 0 + 5/2। अब बताएं आंसर क्या होगा, 15 × 2/5, 5 और ये 15, 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6। इस क्वेश्चन में आंसर 6 है। अक्सर बच्चे इसका आंसर 3 लिख के आए हुए थे, इसका आंसर 6 है, क्योंकि यहां पे नीचे एवरेज एंगुलर स्पीड आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। हमने अभी 3-4 दिन पहले, जो बच्चे रेगुलरली मेरे ऑनलाइन लेक्चर सुनते रहे हैं, उन्होंने भी मुझसे पढ़ा है कुछ दिन पहले कि व्हाइट लाइट जब डिफ्रैक्ट होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूट्स कलर में डिवाइड होती है। तो आपने बताना है कि डिफ्रैक्टिव स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सा कलर आएगा।
द ऑर्डर ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट इज इन द डिफ्रैक्टेड पैटर्न इज। बेटे देखें, अगर आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कलर ज्यादा बैंड होगा, ऐसी है। तो सबसे पहले कौन आएगा बताएं? जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कम बैंड होगा। तो बताएं ब्लू, ग्रीन, रेड, आप पढ़ते हैं ना विबग्योर? क्यों बेटे? ये लाइन पढ़ते हैं ना? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। ब्लू की कम है, ग्रीन की उससे ज्यादा है, नीचे आते हुए वेवलेंथ बढ़ेगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम है वो पहले आएगा, पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। इस ऑर्डर में सिर्फ डी ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन में ऑपोजिट ऑर्डर लिखा हुआ है, वेवलेंथ के हिसाब से कम से ज्यादा की तरफ गए हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो द MCQ of a past paper 2017. A current wire loop is placed in between the pole of magnet. ये आपकी बुक का सवाल है। आपने बुक में चैप्टर 14 पढ़ा है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू BI/NA cos अल्फा। ये उसका सवाल है। आप बोलेंगे सर उसका सवाल कैसे? जरा देखिएगा बेटे, उसने कॉइल बनाई है। स्टूडेंट इधर देखें, इसमें करंट ऊपर को है, इसमें करंट ऊपर को है। बच्चों बड़े ध्यान से बात सुननी मेरी। और इसमें करंट क्या है? नीचे को। आप जरा देखें स्टूडेंट्स, इधर देखें, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये क्या है? कॉइल की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, हमें कैसे पता लगेगा? राइट हैंड रूल से। ये देखें, इस साइड पे थंब ऊपर, करंट ऊपर, उंगलियां किधर है मेरी? नॉर्थ टू साउथ। इस रूल में थंब करंट बताता है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं और पाम फोर्स बताती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कहां हैं? बोले नॉर्थ टू साउथ। मेरी पाम कहां है? अंदर की तरफ। तो ये वाली साइड अंदर की तरफ जाएगी। क्रॉस का मतलब है इनटू पेपर। इस वाली साइड पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। इस वाली साइड में करंट कहां है? नीचे। इस वाली साइड में करंट कहां है? नीचे। उंगलियां दोबारा से कहां है? अब पाम कहां है? अब मेरी पाम आपकी तरफ नहीं है, बाहर तो को है। अब पाम बाहर की तरफ है, डॉट। तो यहां पे राइट हैंड रूल अलग लगाया, पाम अंदर की तरफ थी, इधर करंट नीचे की तरफ है, उंगलियां नॉर्थ टू साउथ है, पाम बाहर को है। अब मुझे बताएं, ये मेरे पास एक बुक है, ये देखें, इस बुक की एक साइड बाहर की तरफ जा रही है और एक अंदर की तरफ जा रही है। तो ये रोटेशन यूं हुई ऐसे, देखे ना, ये वाली डॉट का मतलब क्या? आउट ऑफ पेपर। ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी, तो मेरी उंगलियां ऐसे घूमेंगी ऐसे। अब इसी को मैं क्लॉक पे ले जाता हूं। अगर क्लॉक, ये देखे ना, मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही है ना, तो अगर मैं इसको क्लॉक पे ले जाऊं तो क्लॉक अगर ऐसे घूमे तो 12 से 11 पर आया, फिर 10। ये देखे ना, अगर ये यूं घूम रहा है, अगर ये वाली साइड कहां पे गई है? इधर को, और ये वाली इधर को आई है, तो आपने ऊपर से देखना है, ठीक है ना। अगर मैं इसी रोटेशन को यहां पर ले आऊं इसके अंदर, ये देखें, तो हमारे पास यहां पर आएगा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली साइड बाहर को आई और ये वाली साइड किधर गई? अंदर को। तो आपकी उंगलियों ने बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ओके। और अगर इसी को मैं इसके ऊपर ले आऊं तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ना। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यूं देखूं ना तो ये क्लॉकवाइज नहीं बन रहा, क्लॉकवाइज बनेगा। सर हमें क्लॉकवाइज लग रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज लगेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अल्फा ऑप्शन राइट है इसमें, क्योंकि अगर ये यूं भी घूमेगा ना ऐसे, तो अगर आप उसको ऐसे कर्ल करेंगे जो क्लॉक आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ये क्लॉकवाइज फील होगा 12 से 1 की तरफ। तो इसमें राइट ऑप्शन अल्फा होनी चाहिए, नॉट बीटा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द मटेरियल हैज सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2 दैट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मटेरियल सुपर कंडक्टर कब बनता है? बिलो सर्टेन टेम्परेचर। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगी? वो कह रहा है T1 और T2 के ऊपर एक मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि T1 एंड T2 आर लेस देन सम क्रिटिकल टेम्परेचर। इनकी देखें ना, अगर वो सुपर कंडक्टर बन गया हुआ है तो उनकी ये वैल्यूज क्रिटिकल से कम है, क्योंकि अगर देखें ना 3.72 लेट अस सपोज मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है,
तो 3.72 से बड़े टेम्परेचर के ऊपर तो मरकरी सुपर कंडक्टर नहीं होगा ना, 3.72 से कम पर होगा। द मटीरियल बिकम सुपर कंडक्टर बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, बिलो। तो यहां पर आएगा T1 and T2 are less than some critical temperature. If the mass of object is m, according to special theory of relativity, as the speed of the object increase, the mass of object also increase. ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था चैप्टर 19 में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एम नॉट डिवाइड बाय, यहां पे डिवाइड आएगा, ठीक है। तो जब v वाला फैक्टर बढ़ेगा, ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो इस वाले फैक्टर के बढ़ने से क्या होगा, ये वाला जो ओवरऑल फैक्टर है ना, ये वाला ओवरऑल फैक्टर ये कम होगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों? शाबाश। देखें, जब v बढ़ेगा तो v ओवर सी स्क्वायर का आंसर बड़ा आएगा, और जब 1 एक बड़ी चीज में से माइनस होगा तो छोटा नहीं आएगा आंसर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? मैथ्स के स्टूडेंट हैं आपको ये बात पता होगी। जब v बढ़ेगा तो v ओवर सी स्क्वायर का आंसर बड़ा आएगा, और जब 1 एक बड़ी चीज से माइनस होगा तो आंसर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब v बढ़ेगा तो ये वाला आंसर छोटा होगा, और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नोमिनेटर ये वाली चीज बढ़ेगी, ये डिवाइड में है। सो मास विल इंक्रीज अल्फा। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स थर्ड ऑर्बिट इज -1.51। द एनर्जी एमिटेड द इलेक्ट्रॉन टू मेक ट्रांजिशन टू सेकंड ऑर्बिट। देखें, ये क्वांटाइज रेडियाई वाले टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है बच्चों। आपने मुझे बताना है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होती है? 13.6। याद आया कुछ? सेकंड में 3.4, और इसमें क्या होगी? थर्ड में -1.5। तो वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ये सेकंड थर्ड, वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन थर्ड बोहर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -1.5। जब वो थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो बताएं इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है? देखें ना, थर्ड में उसकी एनर्जी कितनी है? -1.5। जब वो थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बताएं? 1.8। तो जो फोटोन बाहर आएगा उसकी एनर्जी 1.89 होगी, 1.9 के करीब। इनका डिफरेंस 1.9 के करीब है। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वो कहता है कि F इज इक्वल टू KX, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन बता दें। वेरी सिंपल, ये देखें, F इज इक्वल टू KX है ना, तो K की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? KF ओवर X होगा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, तो डायमेंशन क्या आएगी? M L0 T-2। L वाला तो कोई है ही नहीं, M L0 T-2 बीटा। 19 आपसे पूछूंगा मैं, शाबाश। X पॉजिटिव और Y नेगेटिव कब होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। X पॉजिटिव, Y नेगेटिव। द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई रीचेज द ग्राउंड विद द, बताएं, जो रेन ड्रॉप बादल से आता है और आप तक आता है कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड से आता है, कांस्टेंट स्पीड अल्फा। 21 में अ चार्ज पार्टिकल कैरीज एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। द मैग्नेटिक फील्ड, बताएं, आपकी बुक की लाइन है जो मैं बोलने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। तो बीटा ऑप्शन देखें क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेगी, स्पीड को कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ मोशन की डायरेक्शन चेंज करेगी। बी ऑप्शन। 22 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू 2 रिजिड स्पॉट इज 40 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ऑन इट इज। स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2L/N। मैंने आपको टेबल बना के दिया था चैप्टर 8 के अंदर, जो बच्चे रेगुलर सुनते रहे उनको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। 2L/N। अब उसने बोला लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कब होगी? जब नंबर ऑफ लूप्स 1 होगी। जितनी लूप्स बढ़ेंगी ये लैम्डा कम होता रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ मतलब वेव लेंथ। अगर उसने L की वैल्यू कितनी दी है? 40।
मैं एन की जगह 1 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं एन की जगह 1, कौन बताएगा? उसने लैम्डा मैक्स पूछा है, तो लैम्डा मैक्स तभी बड़ा होगा जब एन छोटा होगा, और मिनिमम वैल्यू एन की क्या होती है 1, तो 2 इंटू 40 क्या आ जाएगा 80. राइट ऑप्शन इज चार्ली. An object of mass 0.5 kilogram moving in circular path of 0.25 meter experience a centripetal acceleration of 9 meter per second square. आपने एंगुलर स्पीड बतानी है. एंगुलर स्पीड आप मुझे बताएं, शाबाश, आपको आता है ये सवाल. आप लोग जरा बताएं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद आ रहा है क्या बेटे? बेटे ये तो सेंट्रिपिटल फोर्स का है, सेंट्रिपिटल फोर्स का एम बी स्क्वायर बाय आर. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ वी स्क्वायर बाय आर है, यहां से एम निकाल दें, वी स्क्वायर बाय आर. अब बताएं जरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एंगुलर स्पीड की फॉर्म में क्या है, सोचें. अगर इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर बाय आर में, अगर इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर बाय, ये फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर है ना, अगर मैं वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दूं, आर ओमेगा लीनियर से एंगुलर में ऐसी, हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. आपने ओमेगा बताना है, ओमेगा आ जाएगा ए बाय आर इसका अंडर रूट. अब बताएं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या गिवन है 9, आर क्या गिवन है 0.25 मीटर. 0.25 का मतलब 25 बाय 100, 25 बाय 100. 900 बाय 25 का आंसर निकालें 36 आएगा. 36 का अंडर रूट क्या आएगा 6. तो इसका मतलब है जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए सवाल करना मसला ही कोई नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपको बार बार एक चीज कम्युनिकेट की है, मैं आज भी करता हूं आपसे. बेटे आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग के नोट्स बना लें, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक पेज पे लिख लें. जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाएं, आप घंटा लगा के सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लें एक दफा. अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना सारे फॉर्मूले दोबारा से, इतनी बड़ी बुक संभालना हर वक्त मुश्किल होता है. आप एक पेज पे सारे फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले लिख लें, एक पे सारे सेकंड ईयर के लिख लें, और किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाए उन फॉर्मूलों को एक दफा अच्छी तरह पढ़ जाएं, आपके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे. आप देखें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला पता हो, आप आराम से कर सकते हैं उसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में इफ एक्स रेज पासिस थ्रू क्रैक ऑफ द बॉडी, द क्रैक ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म विल अपीयर डार्क. पता है किसी को? ये देखें, आप में से अगर किसी ने अपनी कोई हड्डी वगैरह कभी टूटी हो बचपन में, और आप में से किसी ने एक्सरे करवाया हो, तो एक्सरे में ये फॉर्मूला यूज होता है. एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डार्कनिंग ऑफ फिल्म, सॉरी, डार्कनिंग ऑफ फिल्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एक्सपोजर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एक्सपोजर. मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों ने एक्सरे देखा किसी बंदे का? उसमें हड्डियां किस कलर की होती हैं? उसमें हड्डियां सफेद कलर की होती हैं, वाइट, और जो गोश्त वाले हिस्से हैं वो ब्लू या ब्लैक होते हैं. ऐसी है? मेरी बात सुनिएगा, क्यों? क्योंकि जो गोश्त वाले हिस्से हैं उनमें से एक्सरेज आराम से गुजर जाती हैं. जब एक्सरेज आराम से गुजरेंगी तो नीचे फिल्म के ऊपर ज्यादा आएंगी, आराम से गुजर गई ना, तो अब्जॉर्ब कम होंगी और एक्सपोजर ज्यादा होगा. जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा उतनी डार्कनिंग क्या होगी? ज्यादा. लेकिन जो बोन्स है, बोन्स वो हार्ड टिश्यूज हैं, हार्ड बोन्स में एक्सरेज अब्जॉर्ब ज्यादा होंगी और फिल्म पर एक्सपोजर कम आएगा. जितना एक्सपोजर कम आएगा उतनी डार्कनेस कम होगी, जितनी डार्कनेस कम होगी उतनी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा. सो बोन्स अपीयर ब्राइट. अब उसका सवाल देखें क्या है. 24 में कहता है इफ एक्सरे पासिस थ्रू क्रैक, तो जब एक्सरे पास करेंगी क्रैक में से तो बाहर ज्यादा निकलेंगी, जितनी बाहर ज्यादा निकलेंगी उतना एक्सपोजर ज्यादा होगा, जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा उतनी डार्कनेस क्या होगी? ज्यादा. तो जब किसी पाइप में लीक होता है ना, लीक, तो उसमें से एक्सरे गुजारते हैं, जहां से एक्सरे बाहर आती हैं वो वाली जगह डार्क हो जाती है, बाकी सारी ब्राइट रहती है. तो इंडस्ट्री में भी इसको इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. ओके,
So here right option is beta, the number of significant figure in the measurement 5.05 10 to the -6. बताएं जरा, आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में जो 10 की पावर में लिखा होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये नहीं है। और दूसरा रूल क्या था, जहां पर आपको पहला नॉन जीरो आए वहां से गिनती शुरू कर दें, बाद में जो मर्जी आता रहे गिनती करते रहें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बीटा। लेजर इज द एक्रोनिम ऑफ, एफएससी का सवाल है, बताएं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बीटा। The net magnetic field created by electrons with an atom is due to the field created by their orbital and spin motion. आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा है, उसमें आपने 3 तरह के सब्सटेंस पढ़े हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो उसमें वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक रीजन ही ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन 28 में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 7 नैनो कूलम चार्ज दैट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 20 नैनो कूलम चार्ज। देखें बेटे, अगर उसने आपसे एनर्जी पूछी है ना, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या होता है, के क्यू बाय आर, पढ़ा है बेटे आपने? ये आप प्रूव करते हैं, याद करें। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर। उसने आपसे पोटेंशियल पूछा है किसका, किस चार्ज, क्यू की, के की जगह 9 × 10⁹। उसने एक 7 नैनो कूलम चार्ज का पोटेंशियल पूछा है, नैनो मींस -9। जो कितने डिस्टेंस पे है, जो कितने डिस्टेंस पे, ये वाला क्यू कितना, 20 नैनो कूलम। जो 20 नैनो कूलम वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस के ऊपर है बताएं, 2 सेंटीमीटर। देखें, एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा वी निकला के क्यू बाय आर से। आपने पोटेंशियल बतानी है 7 नैनो कूलम चार्ज की, जो 20 नैनो कूलम चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब बेटे अगर आप देखें तो यहां पर ये वाला -9 + 9 से क्या हुआ, बोले, कैंसिल हो गया। और ये 2 और यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया। और 7 × 9 क्या होगा, बोले 63। इधर बचा 10 -9 क्या होगा, -8। और ये -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +2। 63 × 10⁻⁻6, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 6.3 10⁻⁻5। राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपने W से X, X से Y और Y से Z और फिर W तक का वर्क निकालना है। तो आप बोलेंगे सर साइक्लिक फिगर है, वर्क 0 होगा। गलत, वर्क नहीं 0 होगा, इंटरनल एनर्जी 0 होगी। इंटरनल एनर्जी साइक्लिक में 0 होती है। यहां पर आपको ये छोटी रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताएं, शाबाश, निकाल के दें जरा एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया अंडर कर्व आपको वर्क बताता है, वर्क। तो बताएं W से X, W के नीचे लिखा है 1 और यहां पे लिखा है 3, तो 1 से 3 का डिफरेंस क्या होगा, 2। और यहां पे सामने देखें, यहां 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, तो 2 से 3 का डिफरेंस क्या होगा, 1। लेकिन प्रेशर एक्सिस पे लिखा हुआ है 10⁵5। प्रेशर एक्सिस पे 10⁵5 है, 5 पास्कल। और वॉल्यूम एक्सिस पे 10⁻³ है। तो यहां पे लेंथ की जगह आ जाएगा 1 × 10⁵ और विड्थ की जगह आ जाएगा 2 × 10⁻³। तो ये 5 - 3 200 आंसर आ जाएगा इसका, 200 जूल। आखिरी सवाल है आज की डिस्कशन का। इफ 20 ग्राम ऑफ, सॉरी जी बेटे, बेटे मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, आराम से बोलें। कह रहे कि ये कैसे पता रहेगा कि सर उसका साइन तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये कैसे पता लगेगा कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस सर। देखो बेटे, उसने बोला व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस।
तो बेटे देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको तब पता लगेगा ना, ये देखो अगर ग्राफ यूं होता, अगर ग्राफ इस तरफ जा रहा होता तो इसमें ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ यूं आ रहा होता तो वॉल्यूम डिक्रीज होता, वर्क नेगेटिव होता। लेकिन ये तो पूरा साइकिल है, साइकिल का वर्क पॉजिटिव होता है हमेशा, साइकिल का वर्क हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर वो सिर्फ एक लाइन होती ये वाली तो इसका मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव है, वापस आ रहा है तो वॉल्यूम नेगेटिव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, इफ 20 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 10 ग्राम इन 4 मिनट्स, आप बताएं 20 ग्राम रिड्यूस हो गए कितना हुआ बच्चों? 10, कितने देर में? 4 मिनट्स में। तो गिवन टाइम कितना है बताएं? 4 मिनट्स। गिवन टाइम कितना है मैं यहां पे कर देता हूं, ये देखें बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। 20 ग्राम रेडियम कितने में हुआ है? 20 ग्राम से वो कितना हुआ है? 10 ग्राम। कितने टाइम में बोले? 4 मिनट्स में। कोई आप में से मुझे बता सकता है हाफ लाइफ कितनी होगी? 4 मिनट्स, शाबाश। वो आधा हुआ है ना, आधा। तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ आप निकालते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी ओवर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ किसके इक्वल होगी बताएं? हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब गिवन टाइम कितना है? 4 मिनट्स। और 20 से 10 एक हाफ लाइफ गुजरी, एन की जगह 1 आएगा तो हाफ लाइफ 4 है। ये काम करने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रहा है वो आधा हो रहा है। कितने टाइम में? 4 मिनट में। तो उसकी हाफ लाइफ क्या है? 4 मिनट्स। हाफ लाइफ होती क्या है? जिसमें एक एलिमेंट अपने ओरिजिनल का आधा हो जाए। अब अगली बात सुनिएगा, हाफ लाइफ 4 मिनट है, आपको पता लग गया। वो 80 से 10 कितने टाइम में होगा बताएं जरा, शाबाश। ये देखें 80 से 40 1, 40 से 20 2, 20 से 10 3, कितनी हाफ लाइफ गुजरी? 3। एक हाफ लाइफ 4 है, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई? 3। तो इसका मतलब है टाइम कितना लगा? यहां से ये देखें टाइम निकालें जरा, तो ये टाइम जब निकालेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ 3 गुजरी और पहली वाली हाफ लाइफ 4 है, तो 12 मिनट आ जाएगा आंसर। 12 मिनट गुजरेंगे, क्योंकि पहली हाफ लाइफ देखे ना, 80 से 40 4 मिनट, 40 से 20 8 मिनट, 20 से 10 12 मिनट। ओके। हाँ जी बेटे, जिनको LMS पे अपलोड नहीं हो रहा